नमस्कार। आज हम मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज के बारे में बात करेंगे। एकल क्लोनी प्रतिरक्षी। ये प्रतिरक्षी और प्रतिजन के बारे में जो बातचीत हमने आज तक की है उसको थोड़ा हम रिकॉलिंग कर लेते हैं कि प्रतिजन क्या है। मान लीजिए प्रतिजन ये है। प्रतिजन इस प्रकार की संरचना होती है। ये इसका एंटीजन होता है जिसके साथ बंधन स्थापित करता है। ये जो डिटर्मिनेंट है, निर्धारक है, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं और पांच से अधिक भी पाए जा सकते हैं। तो प्रतिजन अपने निर्धारक के साथ पाए जाते हैं। इनके साथ बंधन करने के लिए ये प्रतिरक्षी है। प्रतिरक्षी के अंदर दो बंधन स्थल पाए जाते हैं। प्रतिजन में एक हो सकता है, दो हो सकते हैं और दो से अधिक, पांच से अधिक हो सकते हैं। लेकिन प्रतिरक्षी में केवल दो बंधन स्थल पाए जाते हैं। तो जिस प्रकार से प्रतिजन जो है, मान लीजिए इसके पास एक निर्धारक है, इसके साथ बंधन स्थापित कर रहा है, तो ये बंधन इससे भी हो सकता है, इससे हो सकता है। तो एक जो डिटर्मिनेंट वाला, एक जो निर्धारक वाला प्रतिजन है, उसका जो बंधन है इस प्रकार से होता है, और दो है इसमें निर्धारक, तो इस प्रकार से बंधन स्थापित होते हैं। और इस एक से अधिक है तो जो प्रतिरक्षी है वो केवल इन दो को ही सैचुरेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास केवल दो ही बंधन स्थल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एंटीजन एंटीबॉडी के मध्य प्रतिक्रियाएं दर्शाई जाती है। अब मान लीजिए हम एक निर्धारक की बात करते हैं। निर्धारक इसकी संरचना होती है, क्योंकि हर प्रतिरक्षी के साथ ये बंधन स्थापित नहीं करता है। इसकी एक संरचना होती है, विशिष्ट संरचना होती है। तो ये एक विशिष्ट संरचना के साथ ये बंधन स्थापित कर सकता है। तो ये जो प्रतिजन का निर्धारक है, इसकी संरचना हम देखते हैं। मान लीजिए संरचना ये इस प्रकार की है। ये इस जो निर्धारक है, इसकी आगे संरचना इस प्रकार से, जैसे कि ये ताला है, तो इसको खोलने के लिए चाबियां चाहिए। तो चाबी ऐसी हो सकती है, जो हमारा ये जो प्रतिजन है, इसके जो बंधन स्थल है। अब इसकी संरचना की बात करते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार की हो सकती है, तो चाबी कैसे लगेगी? इस प्रकार से लगेगी। तो ये क्या होगा? बंधन अभी दोनों के मध्य में दृढ़ नहीं होगा, इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। और जो प्रतिजन की पहचान है, प्रतिजन के जो निर्धारक की पहचान है, पूर्णतः नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो बाकी स्थल है वो अभी तक इसके संपर्क में नहीं आए हैं। मान लीजिए प्रतिजन प्रतिबिंब के प्रतिरक्षी के बीच में इस प्रकार संबंध होता है, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा और दृढ़ संबंध हो गया है, लेकिन अभी कुछ क्षेत्र बाकी हैं। इसलिए पूरी तरह परिचय प्रतिजन का प्रतिरक्षी के द्वारा नहीं हो पा रहा है, और जो बंधन है वो भी दृढ़ नहीं हो पा रहा है। यदि ऐसा है, प्रतिजन का निर्धारक ये है, ये प्रतिरक्षी का जो बंधन स्थल है, दोनों के मध्य ताले चाबी का या एक ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब जो मिरर है उसके मध्य में जो संबंध होता है, इस प्रकार से पाया जाता है। एक प्रतिबिंब और एक जो होता है ऑब्जेक्ट या उसका प्रादर्श, इन दोनों के बीच में संबंध है। तो ये जो संबंध होगा इस प्रकार से होगा। ये इससे संबंध बनाएगी, ये संबंध इससे यहाँ बनाएगा, संबंध यहाँ से बनाएगा, और ये संबंध इस बना लेगा। तो ये इस प्रकार से जो संबंध है, अब पूर्णतः प्रतिजन के साथ प्रतिरक्षी का संबंध स्थापित हो गया है। तो ये जो प्रतिरक्षी है, जिसकी संरचना इस प्रकार के निर्धारक के अनुरूप है, वो इसका मोनोक्लोनियल एंटीबॉडी कहलाता है, एकल क्लोन प्रतिरक्षी कहलाता है। तो एकल क्लोन प्रतिरक्षी की पहली विशेषता क्या होनी चाहिए कि ये एक प्रतिजन के साथ उसके जो डिटर्मिनेंट है उसके साथ पूर्णतः जो संबंध स्थापित करने में सक्षम हो, जिससे वो उसकी पूर्णतः पहचान कर सके। एक तो ये विशेषता होती है। दूसरी विशेषता क्या होती है कि ये जो इसका संश्लेषण है वो करने वाली जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं कौन होती हैं? ये जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, ये जब संश्लेषण करती हैं प्रतिरक्षी का और उस संदर्भ में अपनी जो संख्या में वृद्धि करती हैं, तो प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। तो प्लाज्मा कोशिकाएं जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का एक स्वरूप है, एक रूप है। तो प्लाज्मा कोशिकाएं भी एक जैसी होनी चाहिए इस प्रकार के प्रतिरक्षी का निर्माण करने के लिए। वो भी एकल क्लोन जो समूह है प्लाज्मा कोशिकाओं का, वो होना चाहिए। तो ये प्रतिरक्षी है। कौन से? एकल क्लोन प्रतिरक्षी। उनका निर्माण एकल क्लोन
जो प्लाज्मा कोशिकाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ये एक परिचय है एकल क्लोन प्रतिरक्षी का। अब हम बात करते हैं दूसरे की, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी टेक्निक। ये पद्धति क्या होती है जिसका उपयोग इस एकल क्लोनी प्रतिरक्षी के उत्पादन में किया जाता है। ये जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, इसके अंतर्गत देह की 2 कोशिकाओं को लिया जाता है। हमारे देह की जो कोशिका होती है, बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, उसमें विशेषता होती है, प्रॉपर्टी होती है कि वो एंटीबॉडी का संश्लेषण करती है। अन्य कोई जो देही कोशिका है कोई काम नहीं करती। तो इस कोशिका को लेते हैं। और दूसरी जो ऐसी कोशिका चाहिए जो अनियंत्रित रूप से विभाजन करने की प्रवृत्ति रखती हो। जैसे कैंसर कोशिका जो होती है वो अनियंत्रित रूप से विभाजन करती है, अपनी संख्या में वृद्धि करती है, उसमें गुण पाया जाता है निरंतर विभाजन करने का। दोनों कोशिकाओं को लेकर हम उनको फ्यूज करा देते हैं, सेल लेंथ करा देते हैं, और संगलित जो अवस्था है जिसमें दोनों कोशिकाएं आपस में संगलित हो गई हैं वो एक हाइब्रिड कोशिका कहलाती है। और इस हाइब्रिड कोशिका में दोनों के गुण पाए जाते हैं। बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के समान ये प्रतिरक्षी निर्माण में सक्षम होती है, और जो माइलोमा कोशिका है जो कि कैंसर कोशिका होती है उसके समान निरंतर विभाजन करने की प्रवृत्ति भी रखती है। तो दोनों गुण इस कोशिका में निहित पाए जाते हैं। तो इस कोशिका को, जो हाइब्रिड कोशिका है, उसको हाइब्रिडोमा कोशिका कहते हैं। और इस टेक्निक को, इसके अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है, हाइब्रिडोमा टेक्निक कहलाती है। ये जो टेक्निक है इसका जो खोज है इसकी, वो जॉर्ज कोलर और केसल मिलस्टेन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको 1975 में इसकी खोज की थी, और इसके एवज में उनको 1984 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। तो हम बात करते हैं कि जो MAB मोनोक्लोनियल एंटीबॉडी है, इसका निर्माण किस प्रकार से किन किन चरणों में किया जाता है। तो ये जो हम बात करते हैं कि हमने एक चूहा लिया, एक चूहे के अंदर हमने जो इच्छित एंटीजन का समावेश किया गया। जो इच्छित एंटीजन कोई भी हम चुन सकते हैं, चयनित कर सकते हैं, और उस एंटीजन के द्वारा इसको इम्यूनाइज किया गया, इसको परिरक्षित किया गया बार बार इंजेक्शन देके, जिससे कि वो उन एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण प्रारंभ कर देता है। तो इस ऐसे चूहे को हमने इम्यूनाइज करके उसका डिसेक्शन करके, इसका विच्छेदन करके, जो प्लीहा है, स्प्लीन है, वो हमने वहां से निकाल ली, और इस स्प्लीन को हमने होमोजेनाइज करके लिक्विड फॉर्म में रूपांतरित कर लिया। और वहां जो सेंट्रीफ्यूगेशन है, सेंट्रीफ्यूज मशीन की सहायता से सेंट्रीफ्यूगेशन किया और बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को उस स्प्लीन से पृथक कर लिया। तो इस प्रकार से हमने बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को यहां से प्राप्त किया। ये जो बोन ट्यूमर होता है, कोई भी ट्यूमर होता है कैंसर का, उससे हमने माइलोमा कोशिकाओं को पृथक करके यहां प्राप्त कर लिया। ये माइलोमा कोशिकाएं होती हैं, ये नेगेटिव HGPRT प्रकार की पाई जाती है। ये नेगेटिव HGPRT क्या होता है, पहले बात करते हैं। HGPRT ये होता है हाइपोजेंथिन गुआनिन फोस्फोराइबोलेज ट्रांसफेरेज। ये एक एंजाइम्स होता है। ये जो माइलोमा कोशिकाएं होती हैं, इस एंजाइम्स का संश्लेषण करने में असमर्थ पाई जाती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको नेगेटिव HGPRT कोशिकाएं। ये दोनों जो कोशिकाएं हैं, माइलोमा कोशिका और बी लिम्फोसाइट कोशिका, इनको हमने एक माध्यम में फ्यूज कराया, इनका संकलन कराया। और ये जो माध्यम था, ये था पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इस माध्यम में इनका हमने फ्यूजन कराया। तो फ्यूजन कराने के पश्चात हमको 3 प्रकार की कोशिकाओं का एक मिश्रण मिला। एक तो कोशिकाएं वो थी जो हाइब्रिड कोशिकाओं के रूप में थी, जो दोनों कोशिकाओं के संलग्न क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी। और कुछ ऐसी कोशिकाएं थी जो असंगलित रूप से रह गई थी, जिन्होंने इस क्रिया में भाग नहीं लिया। उसमें कुछ लिम्फोसाइट कोशिकाएं थी, कुछ माइलोमा कोशिकाएं थी। और ये इस मिश्रण को हमने प्राप्त किया फ्यूजन क्रिया के पश्चात।
अब यहां से हमें इन कोशिकाओं को पृथक करना है पूरे मिश्रण से। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक अन्य जो कल्चर मीडियम था उसके अंदर इनको ग्रो कराया। उसमें हमने क्या लिया, HAT माध्यम लिया। HAT माध्यम क्या होता है, हाइपोजेंथिन एम्यूनोटेरिन थाइमिडीन, ये उस माध्यम का नाम है जिसके अंदर इसको कल्चर कराया गया। अब ये जो HAT होता है, इसमें जो एम्यूनोटेरिन है, ये क्या करता है कि जो डीएनए संश्लेषण जो सामान्य रूप से होती है कोशिकाओं में, उसको अवरुद्ध कर देता है, उसका निरोधन कर देता है। अब जो दूसरा पथ है डीएनए संश्लेषण का, वो HGPRT पर आश्रित है, डिपेंडेंट है। अब क्या होता है कि ये जो बाइनोमा कोशिकाएं हैं जिसमें HGPRT संश्लेषण करने की क्षमता नहीं पाई जाती, वो कोशिकाएं आगे अपनी वृद्धि नहीं कर पाती हैं और मर जाती हैं। तो इस मिश्रण से ये कोशिकाएं यहां से हट गई। ये जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं उसमें विभाजन करने की प्रवृत्ति पाई नहीं जाती है, और इस विभाजन करने से ये जो इसमें डीएनए संश्लेषण है वो जो सामान्य रूप से करती हैं, ये करती हैं सामान्य रूप से, लेकिन जो कि विभाजन नहीं कर पाती हैं, इसलिए ये भी मर जाती हैं। तो जो असंगठित भाग है इस मिश्रण का, वो खत्म हो जाता है। जो सर्वाइव कौन सी करती हैं, हाइब्रिड कोशिकाएं करती हैं, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। एक तो जो अपनी संख्या में निरंतर वृद्धि करने की, माइलोमा कोशिकाओं के समान, और दूसरी जो एंटीबॉडी होती हैं उसके समान, जो मतलब एंटीबॉडी निर्माण करने की क्षमता जो लिम्फोसाइट कोशिकाओं से प्राप्त हुई है, वो भी इनमें पाई जाती है। इस प्रकार से दोनों क्षमताओं के साथ ये हाइब्रिड कोशिकाएं सर्वाइव करती हैं, जीवित रहती हैं। तो इनको इस मिश्रण से अलग पृथक कर लिया जाता है, और इस मिश्रण को, ये जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को हम एक माध्यम में, एक संवर्धन माध्यम में पुनः इनको कल्चर करते हैं। लेकिन ये जो कोशिकाओं का समूह है जो हमने हाइब्रिड कोशिकाएं यहां से प्राप्त की हैं, वो पॉलीक्लोनल हाइब्रिड कोशिकाएं होती हैं। ये जो अलग अलग प्रकार की प्रतिरक्षी निर्माण में भाग लेती हैं। अब हमें इनमें से एकल क्लोन प्रतिरक्षी निर्माण करने वाली कोशिकाओं को पहचान करके अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो समूह है पॉलीक्लोनियल हाइब्रिड कोशिकाओं का, इसको हम HAT माध्यम में इसका संश्लेषण कराएंगे, और उसके बाद जब काफी कोशिकाएं हो जाएंगी उसका डाइल्यूशन करते हैं, एक तनु विधि के माध्यम से इनको पृथक पृथक कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 ml जो ये कल्चर मीडियम है, उसको हम 100 ml में जल की सहायता से रूपांतरित कर देते हैं, बदल देते हैं। तो इस तनु विधि कहलाती है। और इसके कारण जो कोशिकाएं हैं, जो पहले 1 ml में या 1 ml में 100 कोशिकाएं थी, अब वो 100 ml में 100 कोशिकाएं हो जाती हैं। फिर हम उनको एक अलग अलग ट्यूब के अंदर पृथक कर लेते हैं। एक ट्यूब में केवल एक ही हाइब्रिड कोशिका पाई जाती है। तो ये जो कोशिकाओं को हमने अलग किया, ये तनु जो विधि है उसके माध्यम से कर लिया जाता है। अब ये जो एक नलिका में, जो परीक्षण नलिका है, उसमें एक जो हाइब्रिड कोशिका है उसका हम कल्चर करते हैं, तो HAT माध्यम में थाइमोसाइट कोशिकाओं को मिला के। थाइमोसाइट कोशिकाएं क्या करती हैं, पोषण का कार्य करती हैं इन कोशिकाओं के लिए। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता काफी अधिक होती है और आर्द्रता भी काफी अधिक होती है। इस कंडीशंस के अंदर हम इसका कल्चर करते हैं, और ये जो मोनोक्लोनियल एक कोशिका थी, हाइब्रिड कोशिका थी, उससे अनेक कोशिकाओं का समूह यहाँ हम प्राप्त कर लेते हैं कुछ समय के पश्चात। उनमें से कुछ कोशिकाओं को हम लो टेम्परेचर पर संग्रहित करते हैं, बाकी कोशिकाओं का हम समय समय पर कल्चर करते रहते हैं। ये तो हमने प्राप्त की वो प्लाज्मा कोशिकाएं जो मोनोक्लोनियल एंटीबॉडी को बनाती हैं। तो हमें प्राप्त हो गए अलग अलग प्रकार की जो प्रतिरक्षी निर्माण करने वाली एकल प्लाज्मा कोशिकाओं के समूह। ठीक है, अब इनसे हमें प्रतिरक्षी किस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं, या इनसे प्राप्त कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो कॉलोनी, ये वाली प्लाज्मा कोशिकाएं हैं जिसको हमने मोनोक्लोनियल प्लाज्मा कोशिकाओं को लेते हैं और एक चूहे के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। चूहे में क्या करती हैं, ये एक तो अपना ट्यूमर बनाती हैं, क्योंकि इनमें निरंतर विभाजन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस कारण चूहे के अंदर ट्यूमर बन जाता है, और ट्यूमर
एक तो अपनी संख्या वृद्धि करता है, दूसरा एंटीबॉडी निर्माण को भी करता है। एंटीबॉडी निर्माण के लिए हम क्या करेंगे कि उस चूहे को उस प्रतिजन को प्रदान करेंगे, वो प्रतिजन प्रदान करेंगे जिसकी हमें प्रतिरक्षी बनानी है या जिसकी प्रतिरक्षी वहां उपस्थित है, प्रतिरक्षी बनाने वाली प्लाज्मा कोशिका वहां उपस्थित है। तो हम क्या करेंगे कि वो एंटीजन इसको इंजेक्ट करेंगे जिससे यहाँ क्या था, और इस इंजेक्शन जो एंटीजन होता है उसकी उपस्थिति के कारण ये जो चूहे की का ट्यूमर है वो प्रतिरक्षियों का निर्माण प्रारंभ कर देता है। और चूहे की जो पेरिटोनियल गुहा होती है उसमें जो द्रव होता है उसमें ये प्रतिरक्षी आकर एकत्र हो जाते हैं, वहां से इनको वहां से अलग करते हैं, पृथक करते हैं, और फिर इनको कुछ की जो इनके कुछ जो अमाउंट है उसको हम लो टेम्परेचर पर संग्रहण कर लेते हैं और बाकी का उपयोग करते हैं विभिन्न रोगों के अंदर जिसका हमें निदान करना हो। तो ये जो विधि है ये इसके माध्यम से हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण बाहर कमर्शियल बेसिस पर कर सकते हैं, करते हैं। अंतिम जो इसका भाग है इस चैप्टर का कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं इनका उपयोग क्या है, इनका महत्व क्या है। तो पहला जो होता है कि जीन क्लोनिंग, हमें एक जीन्स की कई प्रतिलिपियां बनानी है। तो जीन क्लोनिंग में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और उसमें जो हमारा ये प्रतिरक्षी है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ये प्रोब के रूप में कार्य करता है। ये पहला इसका फंक्शन होता है। फिर जो कोशिका हमारे देह में पाई जाती हैं उनकी पहचान करने के लिए भी हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करना पड़ता है। जो प्रत्येक देही कोशिका होती है उस पर एक परिचय पत्र के रूप में MSC अणु प्रथम कैटेगरी के पाए जाते हैं। इनकी पहचान करने के लिए उसी प्रकार का जो हमारा प्रतिरक्षी है वो चाहिए जो दोनों के साथ संबंध करके उसकी पहचान कर सके। तो जो विभिन्न कोशिकाएं होती हैं उनकी जो कोशिका झिल्ली होती है उस पर विभिन्न प्रकार के जो निर्धारक होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, MSC अणु होते हैं, उनकी पहचान इन प्रतिरक्षों के माध्यम से की जाती है। कि जो देह में टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं, टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं भी TC, TH और TS के रूप में पाई जाती हैं। बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, उनका परिवर्धन, उनकी जो डेवलपमेंट है उसकी प्रोसेस क्या होती है इसका अध्ययन करने के लिए भी हमें इस क्रिया को जानना आवश्यक होता है। फिर हमारा है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है, लीवर का होता है, ये आजकल के माहौल में काफी ये टेक्निक चल रही है। उस केस में जो अंग बाहर से लिया गया है और हमारे देह में आरोपित किया गया है वो बाहरी है, वो एक एंटीजन के रूप में कार्य करता है और ये एंटीजन जो होता है ये देह में एंटीबॉडी का निर्माण कराता है या फिर वो जो इम्यूनोजेनिसिटी है उसको प्रेरित करता है, प्रतिक्रिया उत्पन्न कराता है। और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो वहां जाकर उस अंग को क्षति पहुंचाना शुरू कर देती है क्योंकि वो बाहरी अंग है। तो इसकी जो उग्रता है टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की उसको इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के द्वारा कम किया जाता है जिससे कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है वो सफल रूप से वहां रह सके। इसलिए क्या करते हैं कि जो एक प्रतिरक्षी है ऑर्थोक्लोन, ये ऑर्थोक्लोन जो प्रतिरक्षी होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के रूप में इसका उपयोग करते हैं और ये क्या करेगा कि जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं उस पर OKT एक एंटीजन एक निर्धारक पाया जाता है, उसके साथ ही बंधन स्थापित कर लेता है, जिसके कारण ये जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं वो जो ऑर्गन है, जो प्रतिरोपित ऑर्गन है उसके साथ जो संबंध स्थापित नहीं कर पाती हैं, उग्रता उसकी कम हो जाती है। फिर है डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीज, जो विभिन्न रोग होते हैं उसके अंदर भी हम इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करते हैं। जो परीक्षण है जैसे मान लीजिए हमें हेपेटाइटिस A-B जो होते हैं इनका भी हम इन एंटीबॉडी के माध्यम से परीक्षण कर सकते हैं। ये जो HCG है जो गर्भावस्था की पहचान कराता है इसका भी हम इसके माध्यम से पहचान कर सकते हैं और जान सकते हैं कि भाई ये जो गर्भावस्था है या नहीं है। एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है गोनोरिया, उसका भी परीक्षण हम बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी इनकी सहायता से कर सकते हैं। ये मलेरिया होता है, इसके अंदर भी
जो उसका परीक्षण है, उसका इलाज भी इन प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के द्वारा किया जाता है। ये जो कैंसर डिफरेंट टाइप का देह में होता है, उसकी पहचान, उसका जो उपचार है वो भी इनके माध्यम से किया जाता है। ये जो कैंसर होते हैं देह में अलग अलग अंगों में, उनकी जो पहचान भी इन प्रतिरक्षों के माध्यम से आसानी से की जाती है। और उपचार के लिए इसमें जो मान लीजिए जो प्रतिरक्षी हैं, जो मान लीजिए लंग्स का कैंसर है, तो लंग्स के जो प्रतिरक्षी हैं, लंग्स की कोशिकाओं को पहचानने वाले, उस पर हम कुछ रसायनों को, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को लेबल कर देते हैं या कुछ पदार्थों को लेबल कर देते हैं, जिसके कारण वो वहां जाकर बंधित होते हैं और उन कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। जो मां के दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, इसका उपयोग भी इसी कार्य के लिए किया जाता है। ये जो वैक्सीन फॉर्मेशन है, वैक्सीन जैसे आजकल जो कोरोना का वैक्सीन तैयार किया जा रहा है और जो पूरी दुनिया के लोग हैं उसके लिए काफी समय से और काफी जो उससे इंतजार कर रहे हैं कि कब वैक्सीन तैयार हो, तो वैक्सीन निर्माण में भी इन जो प्रतिरक्षों का उपयोग किया जाता है। कि जो प्रतिन होता है उसकी पूर्णतः पहचान उसकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी करती है और उसके आधार पर उसकी वैक्सीन है वो बनाई जाती है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वेरियस प्रोटीन्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, जो प्रोटीनी प्रकृति के जो हार्मोन्स है या एंजाइम्स है या प्रोटीन्स जो है, उनका भी शुद्धिकरण का मतलब कि जो देह में मिक्सचर होता है इन प्रोटीन का या एंजाइम्स का, हार्मोन्स का, उस मिक्सचर से इनको आइसोलेट करना होता है, पृथक करना होता है। तो इस विधि के लिए भी उसका जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जिसको हम पृथक करना है, उसका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को लेकर उसे हम अलग से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इसका महत्व है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का बहुत अधिक है रिसर्च के अंदर, इलाज के अंदर और समान रूप से। इसलिए ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।